हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अभी हमने पीछे पढ़ा था जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंटरनेशनल लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईसीजे इज ऑल्सो लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू द पार्टी ऑफ डिस्प्यूट। मोर ओवर एज पर द आर्टिकल 38 एफिलिएट ऑफ आईसीजे इन दो सर्कमस्टेंस वेयर देयर इज नो ट्रीटी एंड कन्वेंशन टू गाइड द कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू द matter and dispute in court, it follows the general principle recognized by civil state। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए कोई भी डिसीजन देने के एक लॉ मेकिंग अथॉरिटी के रूप में माना गया है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी के रूप में इसे इसलिए माना गया है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कहीं भी डिफ़ाइन नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ जब डिफ़ाइन ही नहीं है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि सिविलाइज स्टेट द्वारा जनरल प्रिंसिपल रिकग्नाइज किए गए हैं उनको फॉलो करके आईसीजे एक डिसीजन देती है। अब आगे चलते हैं हम। मोर ओवर एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 38 क्लॉज 2 द आईसीजे कैन एक्ट अपॉन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंशियंस। तो जो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 के अंदर दिया गया उसको हेल्प लेते हुए और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंशियंस की हेल्प लेते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन देती है। कैन डिसाइड द केस इक्विड एट बोनो। तो हमने पीछे ही पढ़ा था इक्विड एट बोनो, जिसका मतलब है जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंशियंस के। इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंशियंस हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ आईसीजे टू इनेक्ट द लॉ बाय डिसाइडिंग सच अ डिस्प्यूट। तो इसके थ्रू नेचुरल जस्टिस इक्विटी और गुड कंशियंस के थ्रू ही आईसीजे के पास एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है कि वो किसी भी लॉ को इनेक्ट करे और उस लॉ को इनेक्ट करने के बाद उस पर वो डिस्प्यूट को सॉल्व करे। अब हम आगे आ जाते हैं। आईसीजे इंटरप्रेट एंड क्लैरिफाई द वेग रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आईसीजे जो है इंटरप्रेट करती है और क्लैरिफाई करती है वेग रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑल्दो एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59 प्रोवाइड्स दैट द जजमेंट ऑफ आईसीजे आर नॉट बाइंडिंग नेचर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हैगा आर्टिकल 59 में बताया गया है कि वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा जो डिसीजन होगा, बट इवन देन इट कैन हैव अ बाइंडिंग फोर्स। मगर वो कभी कभी डिसीजन बाइंडिंग फोर्स भी रख सकता है अगर वो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है। एंड आईसीजे डज नॉट गिव एनी एडवाइस और जजमेंट इन कॉन्ट्राडिक्शन टू इट्स प्रीवियस जजमेंट। तो और आईसीजे कभी भी एडवाइस और जजमेंट नहीं देती है जो कि उसके प्रीवियस जजमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन करे। 18 अप्रैल 1996 को 50 साल हो गए थे आईसीजे के, और इसके दौरान आईसीजे ने 60 डिसीजन एंड 21 एडवाइस दी थी। अब हम आर्टिकल 108 पे आते हैं जो कि है अमेंडमेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 108 ऑफ यूएन चार्टर। तो ऑल द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजॉरिटी इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल पास एन रेजोल्यूशन फॉर सच एन अमेंडमेंट। अगर यूनाइटेड नेशन चार्टर में कोई अमेंडमेंट करना है तो जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल चाहिए जो कि एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, और उस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद उसको 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास करना पड़ेगा। पार्टीज ऑफ प्रेजेंट स्टैच्यूट बट नॉट मेंबर्स। तो पार्टीज ऑफ प्रेजेंट स्टैच्यूट भी हो सकते हैं मगर वो मेंबर्स नहीं माने जाएंगे। अब हम आगे आ जाते हैं अमेंडमेंट ऑफ स्टैच्यूट ऑफ आईसीजे इन यूएन। तो आर्टिकल 69, 108 एंड 109 ऑफ यूएन चार्टर में दिया गया है कि अमेंडमेंट कैसा होगा। पावर ऑफ आईसीजे टू प्रपोज और रिकमेंड रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ स्टैच्यूट आईसीजे इट शैल बी कमेंस्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल। अगर स्टैच्यूट ऑफ आईसीजे के अंदर हमें अमेंडमेंट करना है तो सेक्रेटरी जनरल के थ्रू उसे शुरू किया जाएगा, और उसकी भी सेम ही रहेगा कि 2/3 मेजॉरिटी में जनरल असेंबली की और 5 परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम आगे पढ़ते हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि हमें चैप्टर 15 में दिया गया है यूएन चार्टर के। 97 आर्टिकल से स्टार्ट है ये। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। तो इसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है इस टाइम? एंटोनियो गुटेरेस। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं। सेक्रेटरीट इज़ नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय मेंबरशिप ऑफ स्टैच्यूट बट इट कॉम्प्रोमाइज बाय जनरल सेक्रेटरी एंड इट्स स्टाफ। तो इस सेक्रेटरीट में जो है मेंबरशिप ऑफ स्टेट नहीं होते हैं, स्टेट के जो मेंबर होते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि इसमें स्टाफ और जनरल सेक्रेटरी होते हैं।
चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ सेक्रेटेरिएट इज एंटोनियो गुटेरेस। सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिगवेली, ठीक है। अब सेक्रेटेरिएट के हम फंक्शंस पे आ जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और एनी अदर ऑर्गन, सेक्रेटेरिएट जनरल एक्सेप्ट आईसीजे। तो जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो सिक्योरिटी काउंसिल का होगा, जनरल असेंबली का होगा और सारे ऑर्गन का होगा, मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो सेक्रेटेरिएट नहीं होगा। परफॉर्म ऑल फंक्शन एंड प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल असेंबली। तो परफॉर्म सारे फंक्शन करेगा ये जो, और एनुअल रिपोर्ट कर ला के देगा ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली को। सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर मैटर। तो कोई पर्टिकुलर मैटर को रिलेटेड भी सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, विच इज़ इन हिज ओपिनियन में थ्रेटन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है, उसे क्षति पहुंचाती है। तो सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल को वो प्रोवाइड करेगा। सेक्रेटरी जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू यूनाइटेड नेशन। तो सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूनाइटेड नेशन को रिस्पॉन्सिबल होता है, सर वो यूनाइटेड नेशन को ही बताता है। अब हम आर्टिकल 101 में आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। इंटरनेशनल सिविल सर्विस एडवाइजरी बोर्ड द्वारा इसकी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट होगी। जो भी सेक्रेटेरिएट में आएंगे उनकी अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल सिविल सर्विस एडवाइजरी बोर्ड द्वारा होती थी, मगर 1972 के बाद इसे इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन बना दिया गया। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।